3 जगह रिश्ते की बात तय करके आया हूँ। ये देखिए, ये लड़का रेलवे के सीगे में 50 रुपए महीना पाता है। माँ बाप नहीं, लड़का दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील है। खानदान में दोष है, कोई कहता है लड़के की माँ नाइन थी और कोई कहता है ठकुराइन। लड़के की उम्र 20 साल है, कुछ वहां पे कुछ लेना देना ना पड़ेगा। अब खानदान में दोष ना होता तो मंजूर कर लेती, अब देखकर तो मक्खी नहीं निकली जाती। अच्छा, ये देखिए, बाप का छापा खाना है। लड़का बीए में पास है और उसी छापे खाने में नौकरी करता है। लड़का दिखने में बहुत ही सुंदर है। 1000 रुपया से कम में मामला तय ना होगा। मांगते तो वो 3000 रुपया है। अच्छा, ये देखिए, ये लड़का वकील है, उम्र यही कोई 45 साल होगी। 300-400 रुपए की आमदनी है। पहली पत्नी मर चुकी है, उससे 2 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है और कुछ जमीन जायदाद भी खरीद रखी है। यहाँ पे लेन देन का झगड़ा नहीं है। और खानदान कैसा है? बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, अब ये बताइए, आपको इन तीनों में से कौन सा वर पसंद है? आपको सबों में कौन पसंद है? मुझे तो 2 वर पसंद है, एक जो रेलवे में काम करता है और दूसरा छापे खाने में। मगर पहले के खानदान में तो आप दोष बताते हैं। हाँ, दोष तो है। ऐसा करिए, आप छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। यहाँ 1000 देने को कहाँ से आएगा पंडित जी? और 1000 तो आपका अनुमान है, कहिए वो और मुंह फैला। आप तो घर की दशा देख ही रहे हैं, खाने को ही मिलता जाए यही गनीमत है, रुपए कहाँ से आएंगे? इन्हें जाने दीजिए, बस अब वकील साहब ही बच रहे हैं। तो 45 साल उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, इन्हीं को क्यों ना रखें? आप सोच विचार कर लें, मैं तो आपकी मर्जी का दावेदार हूँ। आप जहाँ कहेंगी वहाँ टीका कराऊंगा। 1000 रुपया का मुना देखें, छापे खाने वाले का लड़का रतन है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसे ये रूप और गुण की धनी है, वैसे ही लड़का सुंदर और सुशील है। पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपए कहाँ से आएंगे? कौन देने वाला है कोई रानी? खाने वाले तो खा पी के चंपत हुए, अब तो किसी की सूरत भी नहीं दिखाई देती। संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता, पर जब अपना वश हो। आप शुभ मुहूर्त देख के वकील साहब को ही टीका कराइए। हाँ, आयु कुछ अधिक है, मगर मरना जीना तो विधि के हाथ में है। और 45 साल का आदमी कोई बूढ़ा नहीं कहलाता। लड़की के भाग्य में अगर सुख भोगना बदा हुआ तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, दुख झेलना लिखा है तो जहाँ जाएगी दुख झेलेगी। और वैसे भी हमारी निर्मला को बच्चों से बहुत प्रेम है, उनके लड़कों को अपना ही समझेगी। मुंशी तोताराम, उनके 2 लड़के थे, बड़ा मनसाराम और छोटा जियाराम। घर पर उनकी विधवा बहन के अलावा और कोई औरत न थी, वही घर की मालकिन थी, उनका नाम था रुक्मिणी। उनकी ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए स्थायी रीति से यही रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल आदमी थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए जो उनमें स्वाभाविक कमी थी, उसे वो उपहारों से पूरी करना चाहते थे। निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयां, किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशा देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सर्कस, सिनेमा, थिएटर दिखाने ले जाते। पर न जाने क्यों निर्मला को उनसे बातचीत करने में, उनके साथ हंसने, बोलने, उठने बैठने में संकोच होता था। इसका कदाचित कारण यह था कि अब तक इसी उम्र का एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वो नजरें बचाकर, देह चुराकर निकलती थी, और अब उसी उम्र का आदमी उसका पति, तो वो हमेशा उनसे भागती फिरती। उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती। पहला महीना गुजरते ही
तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसके हाथों में दे देती। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली ना समाएगी, और निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम दे रही थी। एक एक पैसे का हिसाब लिखती, अगर कभी कम हो जाते तो पूछती कि आज कम क्यों है। वो मुंशी जी से गृहस्थी की खूब सारी बातें करती। अब इन्हीं बातों के लायक उन्हें समझती थी, लेकिन ज्यों ही मुंशी जी के मुंह से कोई प्रेम की बात निकलती तो उसका चेहरा उतर जाता। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने आती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय सतर्क कामना से तड़प उठता। हृदय में ज्वाला सी उठती, मन में आता इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता और उससे भी अधिक क्रोध उस निर्दोष तोताराम पर आता। वो सदैव इसी ताप में जला करती। तोताराम की बहन रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। ये पता लगाना कठिन था कि वो किस बात से खुश होती और किस बात से नाराज। एक बार में जिस बात से खुश होती, दूसरी बार में उसी बात से जल जाती। और निर्मला उनकी दो धारी तलवार से हमेशा काफी रहती। मैं आज ही उनकी खबर लूंगा। साफ कह दूंगा कि इस घर में रहना है तो क्यों बहन? भाई तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना है? रहना है तो शांत होकर रहो। ये क्या कि दूसरे का रहना ही मुश्किल कर दो? तो क्या लौंडी बना के रखोगे? लौंडी बनकर रहना होगा तो इस घर की लौंडी ना बनूं। अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि घर में कोई आग लगाए और मैं खड़ी देखती रहूं, जिसका जो मना करो मैं मिट्टी की मूर्त बन जाऊं, तो ये मुझसे ना होगा। भाई ठीक, अगर कोई बात कहनी है तो प्यार से मीठे शब्दों में कह देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। तो तुम्हारी ये मर्जी है कि घर में किसी से कोई बात ना कहो, तो यही सही। बुआ जी खाना जाकर अपनी नई अम्मा से मांगो, मुझे इस घर में बोलने का हुक्म नहीं है। अगर उस कमरे में कदम रख तो टांगे तोड़ दूंगा। कमर पे मार। आप उनको कुछ नहीं कहते, मुझे को दम कहते। वो मुझसे कहते दिख करोगे तो कान काट लूंगी। मैंने कब कहा कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगा। झूठ बोलता है, अरे बस रहने दो, क्या मारी डालोगे? कान लाल कर दिया। अच्छा हो जाता है। अभी से ये भगवान जाने इस घर का क्या। मैं खुद इन लौंडों को शरारत करते हुए देखता हूँ। अच्छा, अब तक तुमको इनकी कोई शरारत नहीं की? आज आंखें बड़ी तेज हो गई। तुम्ही ने इनसे अपना बात बना रखा। तो इसकी गांठ मैं हूँ। मेरे कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। ठीक है, चली जाती हूँ। तुम्हारे लड़के हमारा चाय का कुछ ना बोलूंगी। तो निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। अब उसने अपने आप को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रही, जिसकी असह वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि उसके लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। तो फिर उसका स्वप्न देखकर मैं क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? सच कहता हूँ, सच? बिल्कुल सच। फिर क्या हुआ? फिर मास्टर जी कुर्सी से गिर पड़े।